जो मैं जानता हूँ, लड़के को देखने अगर लड़की वाले आ रहे हैं, जाते हैं, उसके भाई अगर बाप है तो बाप, माँ भी जाती है, देखती है लड़का है कैसा, ये लड़का जैसा है ऐसे तो जाएगा नहीं, जाएगा ऐसा, क्या करेगा? थोड़ा शेविंग वगैरह करा के। सेविंग तो सभी करे, सेविंग तो हाथ से भी कर लेंगे, सेविंग में क्या खर्चा है, एक करेगा क्या? मतलब जितने भी प्रकार का मेकअप का होगा, जो भी क्या कहते हैं, फेशियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, ये कराएगा। और इसमें यही नहीं, जो तो 2,500, 3,000, 4,000 रुपए लग जाता है, जिस हिसाब से सच के जाना है, सबसे कम है ना, 3,000 तो इसी में गया। एक बार अगर देखने आए, फिर दोबारा कोई और देखने आ रहा, क्योंकि आते रहते थे भाई, मैं नहीं देखा लड़का, अब लड़के को देखनी लड़की आ रही है, लड़कियां भी तो देखेंगी, क्योंकि वो कहती है नहीं मैं देखूंगी, सामने से देखूंगी कैसा है, ये देखने आई, अभी और टेंट हो गया। लड़की है, मैं ये बता रहा हूँ, जल्दी देखने में 12, 15, 20 हजार तो चला जाता है। अंत में होता क्या, चेहरा तो वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा, बल्कि इससे और चेहरा खराब ही हो जाएगा आगे चल के, होता है। लेकिन क्या है, ये सिस्टम चल रहा है। दिक्कत क्या है कि ये भी झूठ बोल रही है और ये भी झूठ बोल रहा है अपने से, वो भी अपने से झूठ बोल रहे हैं, ये भी अपने से झूठ बोल रहे हैं, और समाज में यही झूठ चल रहा है। कोई वास्तविकता बताने को तैयार नहीं। जबकि ध्यान रखिएगा, जिस समाज में लोग अपनी गलतियों को बता ना सके सामने वाले को, ये मान लेना कि वो समाज अभी रूढ़ियों में दबा हुआ है, लोग बहुत असुरक्षित हैं। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ऐसे समाज को सही करने के लिए क्या तरीका है? वही तरीका है, विरोध करना पड़ेगा। आप जैसे हैं ऐसे, मान लीजिए कोई आ रहा है ऐसे ही फटाफट है, ठीक है आ रहे हैं, ठीक है देख लो, ठीक है सही है, ठीक है बात। विचारों की प्रधानता जिस समाज में नहीं है, वो समाज आर्थिक रूप से कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, लाख कोशिश कर लो, क्योंकि वहां पे जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इन्वेस्टमेंट अनप्रोडक्टिव होगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि बैंक रेट आरबीआई क्यों बढ़ाती है, आप जो पढ़ते हैं तो मैं उसको बताऊंगा क्यों यहाँ बैंक रेट बढ़ाया जाता है, क्यों बैंक का पैसा बैड लोन बन जा रहा है। बैंक के मैनेजर जो यहाँ पे लोन दे रहे हैं वो मतलब प्रोडक्टिव सेक्टर को दे रहे हैं, अनप्रोडक्टिव सेक्टर को दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट यही है। तो यहाँ पे हम जो पैसा करते हैं अनप्रोडक्टिव खर्च कर रहे हैं, कोई फायदा है नहीं। अनप्रोडक्टिव है कि नहीं? अनप्रोडक्टिव है। अब किसी का बाल बेचारे का सफेद हो गया, अब जैसे मेरा ही बाल है, ये सफेद हो गया, और मैं जैसे जाता हूँ वैसे ही जाता हूँ, कभी बाल अपना छिला लिया जैसे वैसे हूँ भाई। अब गांव वाले बल्कि बोलते भी हैं, यार तेरे बाल पक गए हैं, अब देख भाई ये तो सही नहीं, बाल कम से कम काला करा ले, ये कलर। मैं कहता हूँ नहीं भाई ठीक है मेरा बाल, क्या दिक्कत है। तो दिक्कत ये है ना, समाज की जो सोच है वो सोच बदली नहीं, और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक शोषण होता है, सबका होगा। लड़कियों का भी जम के शोषण होता है और लड़कों का भी जम के शोषण होता है। विचारधारा, इसीलिए आप अमेरिका में एक एग्जांपल ले लीजिएगा, हमारे यहाँ की प्रियंका चोपड़ा और वहां का उस लड़के का क्या नाम है, निक जो। देखिए मैडम से कितना साल छोटा है, 12 साल, 2-4 साल और छोटा कर दे तो बेटे के समान है, होता है कि नहीं? इतना छोटा तो चाची के लिए क्या होता है, भतीजा होता है। 2-4 साल होने का, लेकिन देखिएगा यहाँ ये 10 साल बड़ी है। आप अपने समाज में ध्यान से देखो, अगर कोई इस बेल की शादी कर ले तो क्या होगा, चल पाएगी? समाज एक्सेप्ट करेगा? तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो, ये भी मैच्योर है और ये भी मैच्योर है अपने स्तर पे, और दोनों क्या देख रहे हैं, थिंकिंग प्रोसेस देख रहे हैं, और इसीलिए वो कंट्री इसीलिए डेवलप है और हम इसीलिए पीछे हैं। तभी सर आदमी अपना घर वर बेचते हैं सर, अपना फ्लैट ले लेता है, नौकर वाले को तो मतलब ना नीचे वाले को मतलब चले जाते हैं सर गांव से। हाँ,
यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसीलिए वो डेवलप हो रहे हैं। हमारे यहाँ मंदिर मस्जिदों की संख्या अनगिनत हो गई और गरीबों की संख्या बढ़ ही रही है। कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। तो आप ये मानिएगा, जब तक थिंकिंग प्रोसेस पे सोसाइटी को लेकर नहीं चलेंगे और रूढ़ियों पर ही लेकर चलेंगे, तब तक शोषण होता रहेगा। लड़कियों का भी जम के शोषण होता है। एक सामान्य शादी में अगर 4 लाख खर्चा हो रहा है, यही 4 लाख रुपए हम लड़की की पढ़ाई में लगा दें, या किसी लायक नहीं, मैं मानता हूँ ये लड़की मान लो विकलांग भी है, एक पैर है नहीं, लेकिन अगर 4 लाख रुपए जो हम दे के इधर उधर सेट किए, अगर 4 लाख रुपए दे के अगर इसे छोटा सा बिजनेस करा दें तो इसका जीवन आराम से चले, इस पर बोझ न बने। लेकिन दहेज देने के बाद भी ये लड़की बोझ बन जाती है और 2-4 साल तक तो सही चलता है, क्योंकि पैसा दे के आई है तो अभी पेट भर रहा है। जिस दिन पेट भरना बंद हुआ उस दिन से स्थिति खराब। सर इससे सब सारा पैसा जितना लग रहा है ना सर, लड़की के नाम से सर एफडी करा के दे दो। हाँ, तो कि आगे भी सर वो लड़का सर इज्जत करता ही रहेगा उसको लंबे टाइम तक, जब तक उस लड़की के नाम पैसा है सर। हाँ, लड़की की इज्जत करता रहेगा। नहीं, मेरा तो ये मानना है कि ये जैसे ये जो पैसा है, पैसा जो ये दिया जा रहा है, इस पैसे को आप लड़की को दो या लड़के को दो, जो भी है जैसे भी है, लड़के को तो मत ही दो, इसे क्यों दोगे? तो ये बिजनेस में अपना इन्वेस्ट करे और काम करती रहे, जिस भी लायक है चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करे। लेकिन है किसी में हिम्मत? नहीं हिम्मत, इसीलिए हम पीछे। जब तक ये प्रोसेस नहीं आएगा। हाँ, खोलना। अगर सती प्रथा को जायज लोग ठहरा रहे हैं तो आज भी आप सोच सकते हो, ठीक है? तो ये चीजें तो ये, और राजा राम सती प्रथा का अंत इधर करवाते हैं। सती प्रथा का अंत होगा तो महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, जाएंगी कहां? तो फिर विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास ये भी काम है। अब यहां देखिएगा, पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह क्या आज समाज में किया जा रहा है? नहीं हो रहा। मतलब हमारे आपके परिवार में या कहीं भी कोई लड़की विधवा हो जाए और उसके एक बच्चे हैं, मान लो, कोई इसको रह नहीं जाता, तो लोग ये सोचते हैं कि अब हमारे घर की इज्जत दूसरे घर में कैसे जाए, मतलब लड़की को इज्जत से जोड़ देते हैं। और ये सबसे बड़ा है, हम विधवा पुनर्विवाह को आज भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा शोषण तो यही है। ये लड़की अपनी बायोलॉजिकल कंडीशन ना बताए वो अलग बात है, लेकिन एक रिक्वायरमेंट तो इसे भी है, समझे? और लेकिन आज भी ऐसा नहीं, बहुत बड़े बड़े परिवारों में मैं देख रहा हूं, मान लीजिए अगर कोई लड़की 35 साल की है और उसका पति मर गया तो होना चाहिए उसका, लेकिन नहीं हो रहा। ये चीजें क्या है भाई? उसका जितना हिस्सा बनता है हिस्सा दे दो, कोई ढंग का लड़का मिल जाए अपना शादी करा दो, हम खत्म, सही से तो जिए अगर इसकी इच्छा है तो। और इच्छा तो सबकी रहती है। और लड़के के यहाँ 60 साल में भी मर गई तो सपना देख रहे कोई मिल जाए, कर ले शादी। है कि नहीं? तो महिलाओं के साथ अब भी जो विधवा पुनर्विवाह को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना बन रही है समाज में। ये इससे भी लड़कियों का शोषण हो रहा है और समाज के स्तर पे अभी इसको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक शादी हुई थी भारत में, शायद तो कौन था, तो उसका बेटा को उसको कैंसर हो गया था और पॉलिटिकल पार्टी में ही शायद उनके पिता या उनके ससुर जी हैं जो आई थी न्यूज, तो उन्होंने इस व्यक्ति ने कहा कि मेरे को तो कैंसर है, तो इस अपने पत्नी की शादी अपनी मित्र से करवाया और उसका जो हिस्सा था पूरा दहेज में 1 से 1.5 करोड़ और जो प्रॉपर्टी थी वो पूरा इसको दिया जीवन चलाने के लिए। और 3 बच्चे भी हैं, अब 3 बच्चों की देखरेख करेगा। ये सोच देखिएगा कितनी प्रगतिशील सोच है, बच्चों की देखरेख करनी है। ये भी है, मित्र के साथ शादी करा दी, अब इन बच्चों को देखरेख भी होगी और पत्नी और इसको एक पति मिल गया, नया जीवन साथी, और इसको कैंसर हुआ है।
लेकिन आज हमारे समाज में लड़कों की क्या ऐसी स्थिति समान तौर पर है, कैंसर हो जाए तो अपनी पत्नी की शादी दूसरी से करा दें? नहीं है ऐसा? सर अगर ऐसा है भी ना, लेकिन आस पड़ोस की वजह से पता चुप रह जाता है सर। समाज सर ऐसा बना रखा है तो इसी को तोड़ना पड़ेगा ना। ठीक है, तो आप नहीं तोड़ पाएंगे, आप तो बस ठीक है, आप भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसीलिए हमेशा ये जानिएगा, थॉट यही होती है। जैसे जो थिंकिंग प्रोसेस चलता है विदेशों के स्तर पे, वहां के स्तर पे, हर चीज जो भी आप वहां पे पेड़ देखते हैं, वहां लोगों की शादी देखते हैं, वहां देखते हैं, कभी कभी लगता होगा ये अनमेल है, ये कैसे चल रहे हैं? तो वहां पे उससे नहीं, वहां पे विचारों से चलती है दुनिया। और जब दुनिया एक उदारवादी विचार से चल रही है तो वहां की प्रगतिशीलता को कोई रोक नहीं सकता। और वहां पे कुरीतियां जन्म लेंगी ही नहीं। कुरीति है तो वो खत्म होती जाएगी। समझ पा रहे? आइए, तो बेहतर समाज बनाने के लिए रूढ़ियों को तोड़ना बहुत जरूरी है। मतलब कहीं रिश्तेदार में लोग 1 रुपए का चॉकलेट भी लेके नहीं जाना चाहिए, ऐसा समाज। और आपके यहाँ भी आए, नहीं भाई इसकी कोई जरूरत है नहीं, ऐसा समाज आप बनाइए, तब फिर वहां पे आप देखेंगे। समझ आए? बहुत से लोग अपनी बेटियों के यहाँ घूमने इसलिए नहीं जाते, ही जाएंगे तो बहुत सारे लेके जाना पड़ेगा, जाते ही नहीं। और जब जाते नहीं तो इससे अंदर जो विद्रोह की भावना होती है वो खुल के आती नहीं है, क्या चल रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो जाती है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है फैमिली के बीच में। और कम्युनिकेशन गैप का सबसे बड़ा जो रीजन है यही है, गिफ्ट प्रोसेस। जाओ तो लेके जाओ, कपड़ा दो, उसकी माँ है तो उसको ये दो, उसका है तो उसकी ये दो, ये दो, वो दो। तो सर स्टार्टिंग में अगर बेटा हो जाता है फिर तो सर आगे बच्चे ही नहीं होते। अगर स्टार्टिंग में सर अगर बेटा हो जाता है फिर तो आगे सर बच्चे ही नहीं करते। तो बल्कि सर होना चाहिए ऐसा, माँ बाप का भी अगर सर एक बेटी को लेके आ रहे हैं तो बेटे दान करने का भी काम बनता है। नहीं, दिक्कत सबसे बड़ी है ये जो दान वाली। भाई दान क्यों करें? ये लड़की है, लड़की हो या लड़का हो, अभी सोच चेंज नहीं हुई है। लड़की या जब तक सोच लड़के और लड़की की होगी तब तक हम कभी ऊपर उठ ही नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, सोच हमारी ये होनी चाहिए, दोनों ठीक है, लड़का हो या लड़की हो। और मैं तो यहाँ तक मानता हूँ थर्ड जेंडर हो, जिसे हिंजड़ा बोलते हैं, वो भी हो, क्या दिक्कत है तो इंसान है तो आदमी। जो भी होगा, हमें 1 होना है तो 1, 2 होना है तो जो भी होगा ठीक। जो प्रोसेस दे रहे हैं सबको देंगे, फैसिलिटी देंगे, जितना मेहनत करेंगे ये भी वो फैसिलिटी देंगे। पर अब तो सर जैसे लड़का लड़का होता रहता है, लड़की सब मतलब दूसरा बच्चा करते ही नहीं है तो सब दूसरे घर से तो ले आते हैं, तो इससे तो लड़कियों की कमी हो रही है सर समाज में। ऐसा नहीं है, सामान्य जब रेशियो होता है तो लड़कियों की संख्या हमेशा ज्यादा होगी। ध्यान रखिए, अगर चेकअप ना कराया जाए हर स्तर पे, ये ऐसा नेचुरल बायोलॉजिकल कंडीशन है। जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे होता क्या है। तो वहां पे एक सिंपल सा प्रोसेस है कि ये जो लड़कियों की संख्या हमेशा ज्यादा रहेगी और लड़कों की संख्या हमेशा कम रहेगी। जब हम इसमें इंटरचेंज करेंगे तब फिर इनकी संख्या। जो लोग बहुत अच्छे अच्छे, कोई एसआई है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कितनी बार एबॉर्शन कराए हैं अपने, समझ में आया? आप अपने ही आसपास देख लेंगे तो पता चलेगा कितना। तो ये चीज, इसका मतलब ये है कि हमारी सोच नहीं बदली। जब तक सोच बदलेगी नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं। 1935 के एक्ट में हमने क्या क्या देखा था, आज इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला मैंने आपको बता दिया था शायद, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एज
डायरची अर्थात द्वैत शासन वाज इंट्रोड्यूस एट सेंट्रल लेवल। तो किस पर हुआ था? 1938 पर हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है एक्ट ऑफ 99 वाज एसोसिएटेड विद, यहां पे देख लीजिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ एक क्वेश्चन और है जो ये इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस which of the following acts introduce the principle of constitutional autocracy? Principle of constitutional autocracy. ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 9, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है आप समझ लें? मोबाइल है, सर्च देखिए। एक व्यक्ति के द्वारा चलाया गया शासन। Which of the following act introduced the principle of constitutional autocracy? संवैधानिक तानाशाही। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 1935 का एक्ट आ रहा है और यहाँ पे कैसे संवैधानिक तानाशाही है इसे समझना। देखो संवैधानिक तानाशाही का मतलब संविधान तो पहले भी था, एक्ट तो बन ही रहा है, लेकिन कैसे यहाँ पे देखिएगा जो रेजिडरी पावर है किसके पास है? गवर्नर जनरल के पास। तो जिसके पास रेजिडरी पावर है उसी के पास शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां। जैसे पहले अवशिष्ट शक्तियां राजा के पास होती थी, भाई राजा जो बोले वही कानून है, इसका मतलब अवशिष्ट शक्तियां उस समय तो लिखित होता ही नहीं था, राजा जो बोले वही कानून, वही क्या था। तो मेरे कहने का मतलब रेजिडरी पावर वहां किसके पास है? एक व्यक्ति के पास है। जब व्यक्ति के पास रेजिडरी पावर होगा तो ऑटोक्रेसी होगा। आप इसको रिलेट कॉन्स्टिट्यूशन से मत करिएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन रेजिडरी पावर किसके पास है? एक व्यक्ति के पास। और हर स्तर पर इनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। कॉन्स्टिट्यूशन के स्तर पर भी आप देखेंगे, चाहे राज्यों के स्तर पर हो या प्रांतों के स्तर पर हो, एक व्यक्ति को रखा गया था। अगर कानून सही नहीं है तो आप यहाँ पे अपना पावर यूज कर सकते हैं। ये समझ पा रहे हैं? ये पता चला कि नहीं? तो इसका मतलब ये इसका आधार कौन था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहीं पर रेजिडरी पावर गवर्नर जनरल के पास थी, ध्यान रखिएगा। ये समझ में आ रहा है? यहाँ रेजिडरी पावर किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास। तो इस पे कभी कभी क्वेश्चन बनता है, बना भी है, आया भी हुआ है।
इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। सर इससे पहले भी सर सारी शक्तियां वायसराय के पास ही थी, लेकिन सर इसमें लिखित आ गए कि सारी की सारी तेरे पास है। हाँ, इसमें लिखित आ गया था। वहां पे क्या था, अब जैसे ये जो हमारे पास जो एक्ट आ रहा है उस कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे डेवलप भाग है। गवर्नर जनरल के पास यहाँ पे डायरेक्ट अवशिष्ट शक्तियां हैं, ठीक है ना। बाकियों में क्या था, मतलब यहाँ गवर्नर जनरल का मतलब वायसराय ही मान के आप चलिए, कहीं पे गवर्नर जनरल है तो कहीं पे वायसराय है। बाकी में क्या था, बाकी में एक वितरण किया गया था, बाकियों में ऐसा नहीं था। ये समझ में है? देखो ये 1935 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट अगर कोई एक्ट है तो 1935 है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि संविधान का आधार भी यही है, संविधान के अधिकांश प्रोविजन यहीं से लिए गए हैं। समझ रहे हैं आप? ये चीज ध्यान में रखिएगा। देखो ये एक्ट पढ़ना ये सबसे टफ होता है, इसे समझना और समझाना ये दोनों अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसीलिए जल्दी लोग इसको बहुत ज्यादा टच नहीं करते, इसको नोट्स में लिख के अपना दे दिए, काम खत्म, समझो। लेकिन ये बहुत जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, the power of the president to issue ordinance, यहाँ as a relic of, यहाँ पे relic लिखा है, ordinance ऐसे समझिए कि मैं लिख रहा हूँ, the power of president to issue ordinance। ऑर्डिनेंस का मतलब आप समझ रहे हैं, अध्यादेश। रेलिक का मतलब क्या होगा, रेलिक ऑफ, ये एक सिद्धांत के तौर पर होगा या लिया गया। देखिए आप क्या दिए इसका सेंटेंस, स्पेलिंग RELIC, यही क्या चीज, पहले सही से पढ़िए फिर हिंदी में जाइए क्या लिखा है। क्या लिखा है, आर्ट फैक्ट। हेलो, अभी भी इसकी वो मीनिंग नहीं मिल पाई जो आप सर्च कर रही हैं। देखिए इसकी हिंदी मीनिंग आप निकालो, हिंदी मीनिंग डिस्टेंस रेलिक का अवशेष, अवशेष,
और कुछ है? निशानी, हम्म? स्मारक चिन्ह। अवशेष है। चलिए ठीक है। मतलब रिलीक का मतलब क्या है? पार्ट। क्या है? पार्ट मतलब एक भाग। जो सर मतलब भूतकाल में मतलब किसी ने की थी और अभी तक मतलब ऐसा हो चीज। हाँ वही, किसी का पार्ट, किसी का भाग। ठीक है। तो द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट की जो पावर है ऑर्डिनेंस इशू करने की, वो किसका भाग है या किसका अवशेष है, किस एक्ट से लिया गया है। यहाँ इसका मतलब है किस एक्ट से लिया गया है। तो हमने देखा गवर्नर जनरल के पास थी इशू करने की शक्ति, मतलब गवर्नर जनरल के पास रेजुडरी पावर थी। तो रेजुडरी पावर एक प्रकार का क्या है। अब वहां पे आप और देखिएगा, तो वो तो रेजुडरी पावर थी, लेकिन ऑर्डिनेंस के स्तर पे गवर्नर जनरल के पास ये भी ताकत थी कि वो अध्यादेश कर सकते हैं। अगर असेंबली नहीं बैठी, चर्चा नहीं हो रही, तो अचानक किसी भी काम के लिए अध्यादेश इशू कर सकते हैं। कानून बनाया जा सकता है बिना चर्चा किए। 6 महीने तक। हाँ 6 महीने तक, 6 महीने की डेट थी उसमें। तो ये प्रोविजन किसमें था? 1935 में था। ये ध्यान रखिएगा। ये समझ में आया? तो ये तो अंग्रेज जो बना के गए थे उससे उसका प्रयोग आज भी हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मोदी सरकार जब देखो अध्यादेश कर देते हैं। अब ममता दीदी इसी से परेशान रहती है। हो गया? ये समझ आए कि नहीं? आपको दो चीजें ध्यान रखना है, रेजुडरी पावर गवर्नर जनरल के पास, और ये जो हम लिया गया है ऑर्डिनेंस, ये किससे लिया गया? 1935 से। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये 2008 का है, 2008 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जब भी क्वेश्चन बनेंगे तो सिचुएशन होगी इसकी, ऐसे नहीं बनेगी। क्वेश्चन जब बनेंगे तो बातें चल रही होंगी इन्वायरमेंट में, ठीक है ना। तो ऑर्डिनेंस आपको दिखाई देगा। अब पेपर में जब आएगा तो वो पूछेंगे स्टूडेंट को मालूम है कि कहां से लिया गया नहीं। आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं लेकिन ये नहीं पता ये लिया कहां से गया है। तो अब ये परीक्षाओं के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे ये परीक्षाएं हैं कि छोटी परीक्षा है तो उसमें कि ऑर्डिनेंस मतलब कब पास हुआ, मतलब ये चीज कोई विधेयक ऑर्डिनेंस के थ्रू कब यहाँ पे आया, या कोई एक्ट कब कानून बना। दूसरी चीज, परीक्षा थोड़ी सी बड़ी है तो फिर वहां पे ये पूछ लेंगे किससे लिया गया। फिर अब मान लीजिए पेपर उससे भी बड़ा बनाना है, कॉन्सेप्ट बेस बनाना है, तो ये आधार क्यों रखा गया, ध्यान रखिएगा, ये करने के क्यों रखा गया। तो आप ये ध्यान रखना है, फैक्ट से हमें चलना होता है थ्योरी की तरफ, और एक होता है थ्योरी से चलना होता है फैक्ट की तरफ। तो जब हम थ्योरी से फैक्ट की तरफ चलते हैं वहां पे फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे दो चीज होता है, एक तो यहां पे पैसा है, पैसे से विकास की तरफ यात्रा करें, और दूसरा है विकास से पैसे की तरफ यात्रा करें। दोनों है वही, लेकिन कांस्टेंट कौन सा रहता है? कांस्टेंट हमेशा ये रहता है, डेवलपमेंट। पैसे से आप अपना विकास नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ विकास के थ्रू आप पैसा और अर्जित कर सकते हैं। ये एक थॉट है, आप इसको उदारवादी विचारधारा समझिए। उदारवादी विचारधारा जहां पर होती है और जितना फैलती है वो देश उतना डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। सामंतवादी विचारधारा में पैसा होता है लेकिन इस पैसे में विचार नहीं होता, तो इसीलिए ये डेवलप नहीं कर पाते। क्वेश्चन का नेचर भी ऐसे ही बनता बिगड़ता है, ध्यान रखिए। छोटी
परीक्षाएं जो होती हैं उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो सामंतवादी तरीके से बनाए जाते हैं। जब भी फैक्ट पूछा जाए, जिस एग्जाम में फैक्ट ज्यादा होता वो एक सामंती विचारधारा का है। इसे मिटाएं। जो वीडियो देखेंगे बोलेंगे कौन कौन सा विचारधारा बता रहे हैं, इसमें जल्दी समझ में नहीं आएंगे। आइए नेक्स्ट देखना है, ये IAS 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। The distribution of power between center and state as in the constitution of India is based on which of the following plans? Based on which of the following plans? Modelamento Reform 1999 A, B, C, D. Modelamento Reform Montaigu-Chelmsford Reform 1919 Government of India Act 1935 Indian Independence Act 1947 Indian देखना है यहाँ पे क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 1935 के अध्ययन में आपने पढ़ा कि राज्यों को स्वायत्तता दी गई कार्य करने की। देखा है नहीं पढ़ा? तो राज्यों को जो स्वायत्तता दी गई कार्य करने की, स्वायत्तता है क्या? एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है, कार्य का बंटवारा। जैसे आज लोग कहते नहीं कि भाई जो ये यूनिवर्सिटी है या जो कॉलेज है इनको स्वायत्त कीजिए, अपने हिसाब से प्रोग्राम लॉन्च करें। जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में कई प्रकार की वहां पे जो भी यूनिवर्सिटी है, चाहे इंजीनियरिंग हो या अन्य बैकग्राउंड की हो, वहां पे उन यूनिवर्सिटियों के पास स्वायत्तता होती है। वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट रख सकते हैं, अपना प्रोग्राम बना सकते हैं और उसे लॉन्च कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है नहीं। तो स्वायत्तता होने से लाभ क्या होता है? स्वायत्तता होने से जब भी कोई लाभ होता है तो अगर कहीं पे मैनेजमेंट अच्छा है या यहाँ पे लोग काम करने वाले हैं तो यहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, यहाँ की सर्विस की गुणवत्ता सुधर सकती है और अपने इन्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे चीजों को ला सकते
लेकिन स्वायत्तता होगी तब। भारत में यूनिवर्सिटियों के पास ये स्वायत्तता होती नहीं है, तो इसलिए यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो स्वायत्तता देने का मतलब क्या होता है? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जैसे भारत में जो पावर दिया जा रहा है ग्राम पंचायतों के स्तर पे, जो उन ग्राम पंचायतों को स्वायत्त इकाई के रूप में बनाया जा रहा है ना, कि आप एक अपने आप में निर्भर बने। उनको मतलब ग्राम पंचायतों के स्तर पे ये भी बात आ रही है कि ग्राम पंचायतें इस स्तर पे बने कि वो अपने खर्च के लिए जो पैसा सरकारों से लेती है वो सरकारों से ना ले, खुद अपना रेवेन्यू एकत्रित कर पाए, इस स्तर पे इनकी कंडीशन आए। जैसे एक नगर पालिका के स्तर पर भी कुछ समय पहले बॉन्ड की बात आई थी, वो अपना बॉन्ड इशू करे, पैसा ले और खर्च करे। ये समझ में? स्वायत्तता का मतलब ही होता है कि पावर को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसीलिए तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या किया गया? स्टेट को स्वायत्तता दी गई, अर्थात सेंटर और स्टेट के बीच में क्या किया गया? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स? तो किस प्लान्स के थ्रू है? 1935। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करने से कोई फायदा होता है? सर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पावर हुई थी सर वो आरक्षित और हस्तांतरित वाला वही वाला है? नहीं, वो तो अलग है। यहाँ पे 1935 के अधिनियम में क्या था? सेंटर के स्तर पे और स्टेट के स्तर पे इनको कार्य करने की स्वायत्तता दी गई थी। ये कार्य है, आप ये कार्य स्टेट स्तर पे करिए, ये स्वायत्तता। और सेंटर के स्तर पे चल ही रहा है। और सर 1998 एक्ट वाले में सब जो बांटे थे आरक्षित और हस्तांतरित, हाँ वहाँ पे आरक्षित और अनारक्षित था, और यहाँ पे ऐसा तो नहीं। उसमें सर वो काम कर सकते थे उनमें, लेकिन पावर नहीं थी उनके पास में। पावर नहीं थी, लेकिन इसमें एक और यहाँ पे 1935 में केंद्रीय स्तर पे एक हुआ था। यहाँ केंद्रीय स्तर पे 1935 में सेंट्रल लेवल पर ये था कि यहाँ पे कार्यों का बंटवारा इस रूप में था कि एक आरक्षित और अनारक्षित के रूप में सेंट्रल लेवल पे था, लेकिन प्रांत के स्तर पे राज्य की इकाइयों को स्वायत्तता दी गई थी कार्य करने की। ये काम आप स्वायत्त तरीके से करिए, हमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ। ठीक है ना? जैसे अभी हमारे यहाँ गवर्नर होते थे, तो उस समय जो थे ये राज्य की इकाइयां या यहाँ पे चुने हुए लोग जो कहते थे गवर्नर को उसे मानना पड़ता था, ये चीज। ठीक है ना? इस टाइप से था, लेकिन यहाँ भी कुछ विवेकाधिकार इनके पास था, उसको रख सकते थे, लेकिन सामान्य तौर पे ये था। और सेंटर के स्तर पे था, यहाँ पे दो भागों में बांटा गया था, जैसे वहां आरक्षित अनारक्षित था, ऐसे ही था। लेकिन ध्यान रखना है स्वायत्तता के स्तर पे ये हुआ कि हमने इनको स्वतंत्र कर दिया, कुछ स्तर हमने इनको एक लिमिट देकर स्वतंत्र कर दिया कि आप अपना काम स्वायत्त तरीके से करें। ये होता है। जैसे पंचायतों पर स्तर पे, मतलब जो ग्राम प्रधान होते हैं, पंचायतों को एक स्वायत्तता दी गई है कि इतना काम आपका है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर उस काम से अगर ऊपरी स्तर पे कोई इंटरफेयर हो रहा है, हित किसी का बाधित हो रहा है, तो फिर वहां पे उसका मूल्यांकन किया जाएगा। आप समझ पाए कि नहीं? जैसे संसद कोई कानून बनाए और उस कानून के द्वारा संविधान का आधारभूत ढांचा अगर बाधित हो रहा है, तब फिर उसका मूल्यांकन कौन करेगा? कोर्ट। संसद को कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन ये शक्ति एक लिमिट तक है, जिसे लक्ष्मण रेखा बोलते हैं। जैसे मोदी जी याद दिलाते रहते हैं ना पाकिस्तान को कि लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना है, तो वही चीज लक्ष्मण रेखा का मतलब हर चीज की एक अपनी
मान्यता है कि अपना होगा, तो उस स्तर से आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। लक्ष्मण रेखा की बात की जाए, इसका मतलब ये लक्ष्मण रेखा सोचिए उस समय की एक सीमा है, किसी सीमा को जब बहुत ज्यादा पार नहीं करना चाहिए, एक दीवार होता है। आईएएस में एक निबंध आया था कि अच्छी दीवारें, ऐसे ही कुछ था कि मतलब दीवारों के ऊपर था ऐसे ही कि अच्छी दीवारें अच्छे रिश्ते बनाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो सही पाबंदी होती है सही पाबंदी। मान लीजिए किसी की पत्नी है, किसी से बात करती है, जो भी हो, व्हाट्सएप चैट करती है, फेसबुक चलाती है, अब उसका पति आके चेक करता है किससे बात किया, चेक कर ये किससे की, ये किससे की, तो ये दीवार नहीं, एक दीवार होनी चाहिए। ठीक है, इतना लिमिट आप तक इतना। भाई किसी को फोन चेक करने की किसी की क्या जरूरत है? पुरुषों के अंदर जल्दी हालत नहीं होता है, लेकिन क्या जरूरत है, वो कर रहे हैं। हाँ ये हो वो हमारा फोन चेक करे तो हम भी उसका चेक करें, तो होना चाहिए। लेकिन इस अभी ये सोच मतलब डेवलप नहीं, ऐसा नहीं आपके अंदर, हमारे अंदर भी ये है, अभी उतना आ नहीं पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, लेकिन वास्तविकता यही है। हम उनके कार्यों में इस हद तक इंटरप्रेट, कभी कभी तो ये होता है फेसबुक पे चले जाते हैं, क्या क्या किससे किससे, व्हाट्सएप तो है, फोन तो है, ठीक है। तो क्या होता है कभी कभी ये एक सीमा तो तय करनी पड़ेगी कि कहां तक स्वतंत्रता है आपकी और कहां तक स्वतंत्रता है हमारी, एक सीमा रेखा तो तय करनी पड़ेगी। और ये जब सीमा रेखा नहीं होती है तो फिर कोई रिश्ते सामान्य नहीं रहते हैं। समझ में आया? ठीक है ना। और लड़कियों के लिए भी मतलब जरूरी है, हर बात में क्यों अपना टांग अड़ाएं, लेकिन वो भी हर बात में बोल ही देते हैं, मतलब जहां भी जिस स्तर पर हुआ, मतलब कोई भी चीज है उनके स्तर का नहीं, लेकिन फिर भी वहां बोलते भाई आपकी मतलब जरूरत है नहीं तो आप क्यों यहाँ पे बोल रहे हो, या जो भी हुआ। और ऐसे इनकी स्थिति है, तो यहाँ भी एक सीमा रेखा तय करना पड़ता है हर चीज में, रिश्ता हो, दोस्ती हो, समाज हो, परिवार हो, एक सीमा रेखा तय करना पड़ता है। वही सीमा रेखा आपकी चीजों को आगे बढ़ाते हैं, इसीलिए अच्छी दीवारें अच्छे रिश्तों का निर्माण करती हैं। लक्ष्मण रेखा पर ही बना हुआ है, समझ में आया? और वो कहां से लिया गया है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मूल अधिकार पढ़ेंगे तो वहां पे हम उसको पूरा बताएंगे क्यों स्थितियां ऐसी बनती हैं। लिमिट है। शक्तियों का अगर बंटवारा ना हो तो आप सोचिए बहुत बड़ी विषमता आ जाए कि ना आ जाए। ऐसा है? आ जाएगी सर। आ जाएगी। देखो अभी आप सब आप सुनिए, सलमान खान की चर्चा करते हैं तो सलमान खान से अब इंटरव्यू में जब पूछा जाता है कि भाई साहब आप शादी क्यों नहीं किए, अब सलमान खान का रुख क्या होता है उनके जवाब में आप देखिएगा। वो कहते हैं कि शादी हम पर डिपेंड नहीं करती, शादी दूसरे पक्ष पर डिपेंड करती है। ये क्या है? इस शक्तियों का बंटवारा का एहसास करने का तरीका नहीं समझ पाए। ऐसे समझिए, एक लड़का है एक लड़की है, समझना ऐसे ध्यान से। इसके स्तर पे कुछ शक्तियां इसके पास हैं, कुछ शक्तियां इसके पास हैं, ना तो पूरी शक्तियां इसके पास हैं ना पूरी शक्तियां इसके पास हैं, ठीक है ना। तो सहमति दोनों की है। अब सलमान खान बोलते हैं जिसकी सहमति हमारी होती है इधर से सहमति पत्र नहीं मिलता। तो एक सीमा रेखा है, शक्तियों का बंटवारा है, और शक्तियों का बंटवारा होने से ही स्वतंत्रता चलती है। ध्यान रखिएगा, शक्तियों का बंटवारा जब नहीं होता है तो वो स्वतंत्रता चल नहीं पाती है। क्लियर हुआ?
अगला क्वेश्चन देखिए। बात समझ में आई नहीं? ये मत सोचिएगा कि मैं सलमान खान मेरे बहुत फेवरेट है, सही जायज है, लेकिन जहां से जिससे नॉलेज मिल पाए ले लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें हाँ एक क्वेश्चन है, सेपरेशन A federal system and diarchy at the center was introduced in India by। अब देखिएगा, अब फेडरल सिस्टम यहाँ पे जो पहली चीज दी है, देखो पहली चीज समझना है फेडरल सिस्टम होता क्या है। आप पढ़ चुके हैं फेडरल सिस्टम एंड डायarchy at the center was introduced in India by A B C Act of 1999, the Act of 1919, Act of 1935, none of these. Yes, none of these. In 1935, 99, यहां पे देखिएगा फेडरल सिस्टम कहते किसे हैं? सेंटर और स्टेट होंगे, शक्तियों का बंटवारा होगा। डायarchy किसे कहते हैं? द्वैत शासन होगा। द्वैत शासन का मतलब शक्ति जिसके पास, शक्तियों का बंटवारा दो लोगों के बीच में होता है, परंतु उत्तरदायी कोई नहीं होता। देखिए यहां डायarchy का मतलब ये जो द्वैत शासन है, ठीक है ना, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। Was introduced in India। अब देखिएगा एंड से जब कोई चीज जुड़ता है तो वहां पे दो चीजें होती हैं, ठीक है ना। कभी क्वेश्चन आए तो लैंग्वेज पर भी ध्यान देना है। एक तो ये है कि ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे सिनोनिम्स हैं कि नहीं इसके लिए आगे भी पढ़िएगा। फिर दे रहे हैं एट द सेंटर लेवल वाज इंट्रोड्यूस, सेंटर लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मतलब ये सिनोनिम्स नहीं है एक दूसरे के, दोनों को एक साथ रखा गया है और बात की जा रही है इंट्रोड्यूस करने की, ठीक है ना। समझ पाए? नहीं समझ पाए? समझ गए। अगर एंड के बाद सर अगर कोई आर्टिकल एंड ज्यादा तो अलग अलग बंदे की बात होती है। अगर एंड के बाद यहाँ पे ये जो डायarchy सिस्टम है इसे आपने पढ़ा हुआ है तो ये अलग है, ये अलग है, लेकिन अभी एक ही की बात हो रही है। लेकिन ये दोनों सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है, 1935 में था। इसका मतलब इन दोनों का मतलब ये दोनों है और अलग अलग है। ये सेम कब होते? जब वहां पे केवल फेडरल सिस्टम होता और फिर भी एंड डायarchy यहाँ लिखा रहता तो इसका मतलब ये इसका सिनोनिम्स हो जाता। एंड से जो चीजें जुड़ती हैं वो सेम चीजें जुड़ती हैं, बट से जो चीजें जुड़ती हैं एक दूसरे की कंट्रास्ट होती हैं, विपरीत, विरोधाभासी। समझे? लैंग्वेज में ध्यान रखना है इसे। कभी कभी लैंग्वेज नहीं समझ में आता तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए क्वेश्चन आंसर से पहले लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे कभी भी क्वेश्चन दूसरे तरीके से घुमा सकते हैं तो लैंग्वेज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका इन दोनों का मतलब अलग अलग है, फेडरल सिस्टम अलग है, डायarchy अलग है, लेकिन दोनों चीजें किसमें थी? 1935 में थी। तो इंडिया में जो ये चीजें लाई गई हैं किसके थ्रू? इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाई 1935। चलिए एक तो हमने ये देख लिया
देखिए यहाँ अब एक चीज और समझना है दूसरे तरीके से। एक तो हमने ये समझ लिया दोनों अलग अलग होते हैं, समझ लिए। अब दोनों को फिर समझिए, बड़ा कॉमन डिफरेंस होता है इनमें। द्वैध शासन, आज भारत में द्वैध शासन है कि नहीं? समझिए, आप उस स्तर पे मत जाइए। यहां मुख्यमंत्री साहब होते हैं, गवर्नर होते हैं, पीएम होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होती है, इसको हटा दो। गवर्नर राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का मतलब सीधा पीएम होता है, पीएम जो कहेगा राष्ट्रपति उसको मानेंगे। ऐसा है, ये काम करेंगे। एक तो सीएम काम कर रहे हैं, एक शासन ये है, और दूसरा प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप यहाँ पे है कि नहीं? इनडायरेक्ट में है, दिखाई नहीं देता, इसीलिए गवर्नर कुछ कहते हैं तो सीएम सीधा प्रधानमंत्री को ही बोलते हैं। जैसे दिल्ली में मतलब एलजी कुछ भी करें, केजरीवाल तुरंत पीएम कर रहे हैं, मोदी काम नहीं करने दे रहे। अब जनता सोचती है, सामान्य जनता, मोदी कहाँ से आ गया भाई, वो तो दिल्ली में बैठा हुआ है, कुछ काम कर रहे हैं भाई साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो सामान्य जनता तो समझ नहीं पाती, लेकिन ये समझ तो द्वैध शासन किसी न किसी रूप में है। इसीलिए एलजी जब कोई काम करता है, इसका मतलब सेंट्रल लेवल से काम कर रहा है। दिल्ली में अगर दंगा हो रहा है, पुलिस को पता है, तो इसका मतलब सेंट्रल लेवल से कुछ ना कुछ ऐसा डायरेक्शन है कि चुप रहिए भाई साहब। एलजी साहब, द्वैध शासन इसका मतलब किसी न किसी रूप में है। जहां पे फेडरल सिस्टम होता है वहां पे ये चीजें हैं। लेकिन अब बात क्या आ जाती है द्वैध शासन में, यहाँ पे जो फेडरल सिस्टम है वो यूनिटरी की तरफ जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमारे यहाँ स्टेट के मुख्यमंत्री को बहुत ज्यादा पावर नहीं होती, गवर्नर के पास होती है, और गवर्नर सीधा, और पीएम जब चाहे यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना इधर उधर करवाते रहते, काम ही नहीं करने देंगे। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? देखो, मुख्यमंत्री भी अपने स्तर पे चाहे तो चीजें इधर उधर करता रहता है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी एक इनडायरेक्ट में हमारे यहाँ का जो शासन है वो एकीकृत शासन है, जो दिखाई नहीं देता, क्योंकि गवर्नर के थ्रू प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति राज्यों पर नजर रखता है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब हमारा शासन क्या है? देखने में फेडरल है, लेकिन यूनिटरी की तरफ झुका हुआ है। इसीलिए इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो यूनिटरी प्रोविजन है। और ये अच्छा होता है, ये अच्छा होता है कि नहीं? ये यूनिटरी की तरफ जो हमारा देश झुका हुआ है सही है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे उस स्तर की शिक्षा है नहीं, लोग उतना जागरूक है नहीं, तो देश को एक रखने के लिए जरूरी है। ठीक है ना सर? एलजी कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपके यहाँ के जैसे इस समय एलजी कौन है? अच्छा, बैजल साहब है। बैजल साहब मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर है उनके पास, पुलिस उन्हीं के कब्जे में है। समझ में आया? तो स्टेट में जिसके पास पुलिस होती है, ताकत उसी के पास होती है, बाकी नहीं। जैसे घर में जिसके पास बैंक अकाउंट होता है, ताकत उसी के पास होती है, और किसी के पास होती है? ये समझ पाए? यहां पे कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, प्रोविजन फॉर इस्टेब्लिशमेंट।
कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा या ऐसे ही जल्दी कोई सेंस हो रहा हो कि अंग्रेजों ने आपको क्या क्या चीजें दिया और उससे आपको प्रॉफिट है कि नहीं, तो आप अंग्रेजों की बड़ाई करेंगे कि नहीं? अंग्रेजों ने आपको रेलवे दिया और क्या दिया, कानून व्यवस्था दी, एजुकेशन सिस्टम दिया, नहीं आपके पास था क्या? किसी लायक थे भी तो नहीं। तो अंग्रेजों के आने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? सर फायदा हुआ कि नहीं? मैं पूछ रहा हूँ, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अंग्रेज आते ये अच्छा था कि नहीं? गुलाम किए तो हमें कुछ मिला कि नहीं मिला? हमें दिए, ऐसा है। जो चीजें सर हमें काफी लंबे समय मिलती है जल्दी मिली, समझ में आया? ये हमारी सोच है, इसी से बचना है, ध्यान रखिए। ये वही मानसिकता होती है जो बाजारों में चलती है, इससे बचना है। दरअसल उन्होंने जो चीजें दिया अपने फायदे के लिए दिया। पुलिस व्यवस्था ना करते तो शोषण ना कर पाते, हम लगान देते ना, नहीं देंगे, है नहीं हमारे पास, नहीं देंगे भाई। राजा साहब तो कभी कभी आते थे, सूखा मतलब अगर यहाँ पड़ा हुआ है तो दरबार में जाते थे तो कुछ यहाँ भेज भी देते थे, है कि नहीं? तो ये चीजें थी, इसका मतलब ये है, इसी को बंद कर दीजिए। यहां भी देखना, तो इसका मतलब ये था कि अंग्रेजों ने जो हमें सिस्टम दिया वो इसलिए दिया कि शोषण सही तरीके से कर सके। क्या कर सके? शोषण सही तरीके से कर सके। क्योंकि अगर प्रशासन है, प्रशासन के साथ अगर शोषण करते हैं, बंद करना है, बंद करो। प्रशासन के साथ अगर शोषण करेंगे तो सामान्य जनता डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाएगी। न्यायालय यहां शोषण को सही ठहराएगी। न्यायालय यहां क्या करेगी? शोषण को, कि ये शोषण नहीं हो रहा है, सही है, ये तुम्हारा धर्म है। जैसे धर्म के आधार पे धर्म क्या करता है? धर्म गरीबों का शोषण करता है कि नहीं? धर्म महिलाओं का शोषण करता है कि नहीं? करता है। यहाँ ये पता नहीं मतलब कौन से ईश्वर है, लेटे हुए हैं और मैडम यहाँ पैर दबा रही है, विष्णु है। पैर दबाने का सिस्टम यहीं से मतलब शुरू हो गया। अब कोई अगर शादी करता है बोलता है चल यार थक जाएंगे, कोई पैर दबाने वाला तो आ जाएगा, ठीक है, चलो बैठे ही देखते, दबा के थोड़ी ना देखते। नहीं मतलब सेंस तो वही है ना, वो लेटे हुए हैं, वो पैरों के साथ अगर बैठी हुई है तो वही चीज है। आप जनरली एक सेंस आप ले लीजिए, पैर दबाने का काम पुरुष करते हैं या महिलाएं करती हैं? अब ये अलग बात है कि कोई बताइए कौन करता है? महिलाएं करती हैं। मतलब आप अपने घर में देखते होंगे, मान लीजिए पापा हैं या भाई हैं, अगर भाभी हैं, अगर पैर में चोट लग गई या सामान्य तौर पर है तो अपना भाई थक गए हैं, चलो पैर दबा दो, हाथ दबा दो, सर दबा दो। कभी पुरुषों को आपने देखा महिलाओं का पैर दबाते हुए, हाथ दबाते हुए, सर दबाते हुए? कभी नहीं देखा होगा। या ये भी है ना सर, माइंड सेट है, जैसे पति तो नहीं करेगा लेकिन बेटा तो मांग ही करे देता है। मैं उन दोनों में पूछ रहा हूँ, इन दोनों में जो कंपटीशन होता है, मेरे कहने का मतलब सर हरियाणा में लड़कियां पैर नहीं छूती। हरियाणा में पैर नहीं छूती? शादी के बाद करेंगी पर उससे पहले। अच्छा, उसके अपने माँ बाप की तो करती हैं सर, ससुराल में छूती करें। तो लड़कियां पैर कहाँ छूती हैं? पैर तो कहीं नहीं छूती, मेरे ख्याल से छूती हैं। फिर सर बिहार में छूती नहीं। बिहार में छूती, बिहार है, बिहार में छूती है। हमारे यहाँ भी लड़कियां पैर शायद नहीं छूती। हाँ ये तो वो कहते हैं सर कोड़ लागे थी। हाँ, गोड़ अपना लग रहे हैं। आप जब बोल देते ना ही लगो तभी ठीक है, पता चला तो अपने मुंह ना लगाओ, थोड़ा दूर ही रहे मैडम तो ठीक है। मतलब ऐसा बात नहीं, ठीक है, जहाँ का जो सिस्टम है पैर छुए। पत्नी भी तो पैर छूती है, पति का छूती है नहीं छूती है? सीता राम का पैर छू रही तो राम ने शायद उठा लिया। राम ने कभी कोशिश किया कि सीता मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूं? कभी नहीं कोशिश की। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि
शोषण करने के लिए हमें एक संस्थागत व्यवस्था चाहिए थी अंग्रेजों को। यदि वो संस्थागत व्यवस्था ना होती तो शोषण को जायज ठहरा ना पाते। जायज गलतियों को जायज ठहराने के लिए एक इंस्टीट्यूशन चाहिए, एक प्रोविजन चाहिए, एक संविधान चाहिए, और इसीलिए यहां पे दिया गया। ध्यान रखिएगा। तो हमेशा कभी ये ना होते तो हम इनसे ज्यादा विकास करते। जैसे जैसे पैसा आता है, जैसे जैसे हम संपन्न होते, वैसे वैसे हम अच्छी चीजों को एडॉप्ट करते। हम अपने लोगों को पढ़ने के लिए ब्रिटेन भेजते, अमेरिका भेजते। हमारे यहाँ के जो मतलब मुस्लिम कम्युनिटी इतनी रूढ़वादी है, वो तो और प्रगतिशील होती, क्योंकि बुनकर में सबसे ज्यादा वही थे। जमींदारों के बच्चे भी पढ़ने जाते, किसानों के बच्चे भी पढ़ने जाते। तो हो सकता था कि भारत में एक बेहतर तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाता, क्योंकि पढ़ के आते, टेक्नोलॉजी लाते, पैसा था ही हमारे पास। लेकिन अब हमारा पैसा निकालने के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी, स्कूल इसलिए लाए कि क्लर्क बने, क्योंकि हम यहाँ डीएम बनेंगे तो क्लर्क का काम कौन करेगा? पुलिस कौन? पुलिस आज के जमाने में पुलिस में कौन भर्ती हो रहा है? फौज में कौन जा रहा है? गरीब और शोषित पीड़ित व्यक्ति ही तो जा रहा है। जो बड़े परिवार के लोग हैं वो क्या बनते हैं? वो डीएम बनेंगे। भाई हम जैसे व्यक्ति अगर कांस्टेबल नहीं बनना चाहते तो बात आप सोच सकते हो। मतलब सामान नहीं, मेरे को मौका मिले तो मैं बन ही जाऊं, ऐसा नहीं पता चला कि यूट्यूब पे कोई देख लिया। तो ये चीज है। मेरे कहने का मतलब सामान और समझदार व्यक्ति ऊपर स्तर पे जाना चाहते हैं, लेकिन बाकियों को कांस्टेबल है, पुलिस है, लेके खड़े रहो। पाकिस्तान वो उधर से मारे, वो इधर से। कभी जनरल को लड़ते देखा? नहीं देखा। समझ पा रहे हैं? शोषण करने के तरीके को जायज ठहराने के लिए ये एजुकेशन सिस्टम ला रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन लाएंगे ही नहीं, क्योंकि तकनीकी आ जाएगी, उद्योग डेवलप कर लेंगे। क्यों लाएंगे? रिसर्च इंस्टीट्यूशन लाएंगे ही नहीं। तो और इतना ही नहीं, रेलवे का डेवलपमेंट वहीं पर होगा, उसी जगह होगा जहां से शोषण ज्यादा हो सके, चीजों को जल्दी ला सके। न्याय आप देखिएगा, न्यायालय कब ला रहे हैं? 1773 में ला रहे हैं, 74 में ला रहे हैं। तो अब वहां पे ला रहे हैं किस लिए? कि एक संस्थागत तरीके से अपना काम करना है। तो हमेशा ये तर्क होता है, आप ये मत दीजिए, नहीं नहीं। कोई रिश्तेदार अगर आपको एक गिलास दूध पिला रहा है तो इसलिए पिला रहा है ताकत आ जाए, दिन भर काम लेना है, इसलिए नहीं पिला रहा है कि सेहत बना के बैठे रहो। लेकिन घर वाले, घर में माँ पिला रही तो इसलिए पिला रही हमारा बेटा सेहत से सही रहे। पिला दोनों रहे हैं, दोनों का इंटेंशन अलग है। बात समझ में आया? इसीलिए कहा जाता है कि मतलब ये वैसे ही था, भारत का धन वैसे ही था जैसे कि कोई एक पड़ोसी, मतलब कोई अपने पड़ोसी के पत्नी के श्रृंगार पिटार पे खर्च कर रहा हो। दूसरे की पत्नी के श्रृंगार पिटार पर खर्च करने के समान ही था भारत का धन। पत्नी दूसरे की, और मेकअप और ब्यूटी पार्लर का जिम्मा किसने लिया हुआ है? हमने। तो क्या था? पत्नी तो दूसरे की है। मतलब ब्रिटेन की बात, विकास ब्रिटेन का हो रहा है और उसको सजा कौन रहा है? हम। फायदा लड़कियों से नहीं जोड़ना है इसे, ठीक है ना? ये मैं ऐसे समझाने के लिए, मतलब आप ऐसे ही सोच लो, पत्नी दूसरे की हो और पूरा खर्च आप उठाएं तो कोई फायदा है? और फिर भी उसे जायज ठहरा दिया, नहीं नहीं ये आप जरूरी था, इससे आपको ही फायदा हुआ, ठीक है? तो इस तरीके से, ठीक है? आगे भी क्वेश्चन है, कर लेकिन सर अंग्रेजों की वजह से